हेलो बच्चों। तो पहले हमने क्या किया था, एड्स पढ़ा था। एड्स का स्ट्रक्चर, बेसिकली एचआईवी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो सब चीज़ें देखी थी। आज हम उसका फंक्शन देखेंगे, कैसे काम करता है, मतलब एड्स को ही कंटिन्यू करेंगे और फिर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लास्ट लेक्चर ही रखूँ इसको। तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने आपको बता दिया था इसका पहले भी स्ट्रक्चर, लेकिन फिर से एक बार ही बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि लिंक चलेगा जो आज का टॉपिक है। तो 2 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं एचआईवी के अंदर, और क्योंकि एचआईवी कैसा होता है, रेट्रोवायरस होता है, तो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, यानी आरएनए से डीएनए में भेजने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, इंटीग्रेज प्रेजेंट होता है। इंटीग्रेज डीएनए को जोड़ने के लिए होस्ट के डीएनए के साथ, जो ये डीएनए बनाएगा उसको होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ने के लिए इंटीग्रेज चाहिए होता है, प्रोटीज चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन्स बनाएगा तभी आगे सिग्नल जाएंगे ना, प्रोटीन्स के थ्रू ही सिग्नल जाता है। उसके बाद ये 2 कवरिंग है प्रोटीनेशियस, अंदर वाली को बोलते हैं P24 और बाहर वाली को बोलते हैं P17। और ये दोनों क्या होते हैं, कैप्सिड ऑफ प्रोटीन। क्या होते हैं, कैप्सिड ऑफ प्रोटीन। और इसके बाहर आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं लिपिड एनवलप। क्या बोलते हैं, ये रहा लिपिड एनवलप। हाँ, दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ। लिपिड एनवलप बोलते हैं हम इसे। फिर इसके बाहर ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं हम GP120। ये भी क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और इन दोनों से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किस में होता है, किस पे एड्स का वायरस यानी एचआईवी अटैक करता है सीधा, तो वो करता है हेल्पर टी सेल्स पे और मैक्रोफेज पे, क्योंकि इन दोनों के पास CD4 रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 2 हैं ये टारगेट होते हैं इसके। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखते हैं मेनली, और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, कैसे फैलता है एचआईवी। ट्रांसमिशन ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, एड्स जो है वो हाथ मिलाने से या ऐसे नहीं फैलता है। वो कैसे फैलता है, बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से या सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यस, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो फैलेगा। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड या ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे आपको सिरिंज लगाई किसी ने, या फिर जो ड्रग्स भी लेते हैं जो लोग, एक ही सिरिंज से अगर 2-3 जने लेंगे और कोई पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड है तो उन्हें भी एड्स होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये कंटामिनेटेड ब्लड से भी फैलता है। ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, मैंने बता दिया। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू वो चाइल्ड में भी जा सकता है। अगर मदर को एड्स है तो वो चाइल्ड में भी जा सकता है, क्योंकि एड्स प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ओके। सो पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स, तो किसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ये इन्फेक्शन होने का, कौन सी एज में सबसे ज़्यादा एड्स के पेशेंट पाए जाते हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव होगी उसमें पाए जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उसको एड्स हो सकता है, यानी प्रोस्टिट्यूट्स को हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावीनसली, जो अपने मतलब एज इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को अपने अंदर इंट्रावीनसली, उनको भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब वो इंसान जिसको अनीमिया की प्रॉब्लम है, उसे बार बार खून चाहिए, बार बार खून चाहिए, तो हो सकता है एक बार रिपीटेड सिरिंज जो है वो उसको लगा दी जाए, जिसकी वजह से अगेन रिस्क बढ़ जाता है इसका। चाइल्ड बॉर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, प्लेसेंटा के थ्रू आपको हो सकता है, मतलब चाइल्ड को हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, मियर टच से वो स्प्रेड नहीं होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी वो स्प्रेड नहीं होता है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही वो फैलता है। ठीक है, उसके बाद it is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV infected persons are not isolated. उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल टच से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फैमिली और सोसाइटी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें आइसोलेट करना चाहिए।
देयर इज़ ऑलवेज, अब एड्स जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यूजुअली 5 से 10 साल बाद उसकी रिपोर्ट्स में आता है कि हाँ इस पर्सन को एड्स है। ये देखो, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स। सिम्टम्स आने में ही इतना टाइम लग जाएगा भैया, तो वो बीमारी इतनी बढ़ जाएगी 5 से 10 साल में, और बढ़ी हुई बीमारी को फिर क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका क्योर भी नहीं मिला है अभी प्रॉपर ऐसे। उसके बाद मैं लाइफ ऑफ HIV आपको समझा देती हूँ। हाँ, तो लाइफ ऑफ HIV में हमने देख लिया HIV वायरस दिखता कैसा है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसमें अलग कलर है थोड़ा, ब्लू वुड बी सूटेबल। ओके, तो ये क्या है? HIV वायरस है। और इधर मैंने बताया था GP120 प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये CD4 इससे रिसेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये अंदर जाएगा। ये जा रहा है अंदर एंडोसाइटोसिस से। कैसे जा रहा है? एंडोसाइटोसिस से अंदर जा रहा है, ये जा रहा है। अब जैसे ही ये अंदर जाएगा, प्रोटीज क्या करेगा? इसका प्रोटीन तोड़ देगा। प्रोटीज क्या करेगा? प्रोटीज का क्या काम होता है? इसका प्रोटीन तोड़ देगा। तो प्रोटीन तोड़ दिया, उसके बाद ये जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपना काम करेगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देगा। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता नहीं है, तो उसके बाद उससे क्या बनाएगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा। फिर जो होस्ट का DNA है और जो इसने DNA बनाया है, उन दोनों को इंटीग्रेज की हेल्प से जोड़ देगा। दोबारा दिखाती हूँ, 2 मिनट। जो होस्ट का DNA है ये रहा, और जो ये DNA इसने बनाया है, इन दोनों को इंटीग्रेज की हेल्प से ये क्या करेगा? जॉइन कर देगा। और जैसे ही ये जॉइन करेगा DNA को, DNA के बाद आपका क्या बनता है? RNA बनता है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे वायरल RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा। ये बन रहा है आपका, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे फिर उसके बाद। और ये क्या बना? वायरल mRNA और RNA से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और फिर इसका काम हो गया, इसने बॉडी में इन्फेक्शन फैला दिया है। प्रोटीन जैसे ही बन जाता है तो इन्फेक्शन वो कैरी हो चुका है, तो उसके बाद ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा और सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मैक्रोफेज है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताना भूल गई। मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV बोलते हैं। मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV बोलते हैं। HIV इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है, तो HIV का फैक्ट्री किसे बोलते हैं? मैक्रोफेज को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। हाँ, ये रहा। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में घुसता है, वेयर RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA। RNA जो है वो रेप्लिकेट करता है DNA बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके वो DNA बनाता है। दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA। फिर ये होस्ट सेल DNA के साथ जुड़ जाता है एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। और फिर वायरस पार्टिकल्स बनने लगते हैं। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। मैक्रोफेज फिर वायरस ऐसे ही बनाता जाता है, क्योंकि एक वायरस घुस गया फिर वो और बनाता जाएगा, DNA को इनकॉर्पोरेट करता जाएगा, एंड इन दिस वे एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T सेल्स। साथ ही वो किस में घुसता है? हेल्पर T सेल्स में घुसता है। रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। रेप्लिकेट करेगा, सेम प्रोसेस चलेगा, और प्रोड्यूस वायरस प्रोजेनी वायरसेस। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट। फिर ये जो प्रोजेनी बने हैं, ऑब्वियसली एक वायरस से 2 बन रहे हैं, फिर ऐसे बनते जा रहे हैं वायरस, ये क्या करेंगे? दूसरे हेल्पर T सेल्स के पास अटैक करेंगे। This is repeated and leading to a progressive decrease in the number of helper T cells. अब जैसे जैसे ये अटैक करता जाएगा, हेल्पर T सेल्स का नंबर बहुत कम होता जाएगा। इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड सेल, जो भी सेल इन्फेक्ट हुआ है वहाँ पे T हेल्पर सेल्स बहुत कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायरस अफेक्ट कर रहा है ना उसकी ग्रोथ को, वायरस रोकेगा उसकी ग्रोथ को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अटैक अदर हेल्पर T सेल्स, तो उसे रोक लेगा, तो इसकी वजह से इनका नंबर कम होता जाता है। अभी कितना कम होता है देखते हैं।
ये देखो, नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन कितने होते हैं, 1200 पर mm3, और अगर इन्फेक्ट हो गया तो लेस देन 200 पर mm3। कितना कम हो गया, देखो कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। तो इसका क्या है, सिम्टम्स ऑफ एड्स तब स्टार्ट होते हैं जब ये लेस देन 200 हो जाता है। देखो कितनी देर बाद स्टार्ट होते हैं। ये देखो, सिम्टम्स ऑफ एड्स स्टार्ट कब होंगे, जब लेस देन 200 रह जाएंगे। अभी सिम्टम्स हम बार बार बोल रहे हैं कि सिम्टम्स ये स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे। सिम्टम्स होते क्या क्या हैं एड्स के, पर्सन सफ़र्स विद बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। बाउट्स ऑफ फीवर मतलब भयंकर फीवर होता है, डायरिया हो जाता है, और डायरिया की वजह से वेट लॉस होने लगता है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स जो है वो कम हो गए हैं। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। ऐसे ऐसे इन्फेक्शन से पर्सन सर्वाइव करने लगता है, इतना ज़्यादा जूझने लगता है कि जो नॉर्मल लाइफ में तो मतलब ऐसा होता है कि होते रहता है ये सब, तो ये बीमारियां तो दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम, सच एज दोज बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है और ये जो टॉक्सोप्लाज्मा होता है, इन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये इन्फेक्शन इतना मतलब इतना घातक नहीं होता है, लेकिन एड्स के टाइम इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि इम्यूनिटी कम है, हमारा दाव लग जाएगा, तो ये भी उस पर्सन को इन्फेक्ट करने लगते हैं और पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को एड्स है, चलो 5-10 साल बाद ही सही, बट डायग्नोस कैसे करेंगे हम, पता कैसे चलेगा हमें कि हाँ एड्स का कौन सा टेस्ट होता है बेसिकली। तो वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका नाम है एलाइजा। क्या है? एलाइजा, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है एलाइजा, देखेंगे हम, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि एलाइजा बोलते हैं हम इसे। और हमें अगर ये तो एक टेस्ट हो गया, उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं कन्फर्मेशन टेस्ट, यानी एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि सच्ची है या नहीं है, क्योंकि बहुत सीरियस बीमारी है तो 2 बार कंफर्म किया। और इसमें क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से ये कंफर्म होता है। तो पहले एलाइजा से चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर कंफर्म हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज़ पार्शियली इफेक्टिव। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मतलब क्या है कि ये जो रेट्रोवायरस होता है उसका जो प्रोसेस होता है, जो ये बनाता है आरएनए से डीएनए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग उसे रोकता है, और उसे रोकेगा तो आगे का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। लेकिन ये दवाई हमने बनाई तो इसीलिए थी कि ताकि पार्शियली उस पर मतलब पूरी तरह से ब्रेक लग जाए एड्स पे, बट ये पार्शियली इफ़ेक्टिव ही होती हैं सिर्फ, फ़िलहाल ये पार्शियली इफ़ेक्टिव ही हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट, ये सिर्फ पेशेंट की लाइफ लंबी कर सकती हैं थोड़ी, बट कांट प्रिवेंट डेथ। बट मौत तो भैया पक्की है एड्स में, वो मौत को मतलब एकदम टाल नहीं सकते हैं, आगे के लिए कर देंगे, टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि डेथ एकदम रुक गई है, ऐसा नहीं कर सकती हैं। फिर ड्रग्स आ जाती है। ड्रग्स में क्या आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनहिबिटर, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर को इनहिबिट कर देगा, उसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, AZT। और प्रोटीज को इनहिबिट कर देंगे तो क्या आएगा, रिटोनावायर इसका आंसर है, मतलब एग्जाम्पल है एक तरह से रिटोनावायर, ठीक है। उसके बाद एड्स की प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करेंगे एड्स को, एज एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एड्स का कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो पूरी तरह से हो, तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप प्रिवेंट करो एड्स को, उससे बचो, उसके इलाज के बजाय उससे बचो। इन आर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको भी है एक, एंड अदर NGO, और भी NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। वो बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों को एड्स के बारे में बताने का, कि कैसे फैलता है, कैसे आप इसे रोक सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सिंबल होता है, होप का सिंबल होता है एड्स के पेशेंट्स के लिए, होप का सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला। हाँ, अब चलते हैं नीचे। अब शुरू हो जाएगा आपका ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ वाला टॉपिक। ये ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, बेसिकली मैं
आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ड्रग्स में आपका एक आता है साइकोट्रॉफिक और एक आता है साइकोडेलिक। साइकोट्रॉफिक मतलब दो तरह की ड्रग्स होती हैं। एक जो होती है हेल्यूसिनोजेनिक होती है। हेल्यूसिनोजेनिक मतलब दो दो नज़र आ रहे हैं और ऐसी सब चीज़ें, एकदम हेल्यूसिनेशन हो रहा है आपको। उसमें कौन कौन सी आती है? कैनाबिनॉइड्स, दतूरा, एट्रोपा बेलेडोना एंड LSD, जो कि सिंथेटिक है यानी नेचुरल नहीं है। और वहीं साइकोट्रॉफिक में क्या होता है? मूड ऑल्टरिंग। मूड अगर एनजाइटी भरा है तो कौन सी ड्रग हम लेते हैं, अगर लो फील कर रहे हो तो उससे हाई एनर्जी कर देगा, तो वो क्या होता है? मूड ऑल्टरिंग। उसमें कौन कौन आते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर्स आते हैं, ओपियोइड्स आते हैं और स्टिमुलेंट्स आते हैं। तो एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले साइकोट्रॉफिक वाले ड्रग्स में ट्रैंक्यूलाइजर्स को पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप ट्रैंक्यूलाइजर्स को पढ़ो, आपको एक तरह से याद आना चाहिए। कौन याद आना चाहिए? दैट जो एक मूवी में नहीं होता है जिसे वो साइज़ोफ्रीनिया हो जाता है। साइज़ोफ्रीनिया मतलब डेवलप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन उसमें उन्हें मतलब ऐसे हो जाता है कि हाँ, पास्ट की कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी होती है किसी के बारे में। चंद्रमुखी, आई थिंक सो, हाँ चंद्रमुखी होता है। तो क्या होता है, उनके चंद्रमुखी के बारे में इतना पढ़ लेती हैं कि वो उन पर हावी होने लगती है। वो एक तरह से डेवलप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो अपने आप में उन्हें देखने लगती हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती है? एनेस्थेटिक होती है। एनेस्थेटिक मतलब आराम देती है। डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेस करती है, ऑब्वियसली ड्रग ले रहे हो आप। स्लीपिंग ड्रग होती है, नींद नहीं आ रही है तो आप स्लीपिंग ड्रग के तौर पे ट्रैंक्विलाइजर्स को ले सकते हो, क्योंकि ये कामनेस को बढ़ा देती है, शांति प्रोवाइड करती है आपको। एग्जांपल्स आ जाता है बेंजोडाइएज़ेपिन और फिर बारबिट्यूरेट। यूज किस में होती है? एंजाइटी कम करने में, इंसोम्निया में मतलब नींद नहीं आ रही तो नींद में, साइजोफ्रीनिया में यानी अगर किसी को डेवलप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है उसे भी हम ये देते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसका? इंक्रीज गाबा इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर गाबा को इंक्रीज करके ये अपना काम करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ओपियोइड्स के ऊपर। ओके, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स में सबसे पहले इसे नार्कोटिक्स के अंडर लिया गया है। नार्कोटिक्स मतलब नशीली पदार्थ के अंदर। तो ऑब्वियसली ये सारी जो ड्रग्स हैं ये इलीगल हैं। फिर सेडेटिव। सेडेटिव मतलब दुखी कर देगा आपको। डिप्रेसेंट अगेन ड्रग है, डिप्रेसेंट है। एनाल्जेसिक पेन किलर, सुखद एहसास देगा, इंस्टेंट प्लेजर देगा। कहीं चोट लगी है तो उसके लिए भी अच्छा होगा। ओपियोइड्स को वैसे हिंदी में अफीम बोलते हैं, मैं बता दूं। फिर यूफोरिएंट मतलब सुखद एहसास, मैंने बता दिया। आइसोलेट कहाँ से होता है? ये पापावीर सोमेनिफेरम, दैट इज ओपियम पोपी, जो कि कहाँ से लिया जाता है? लेटेक्स से। ओपियम पोपी के लेटेक्स से आपको ये मिलता है। इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। कंटेंट 20 एल्कलॉइड्स, 20 एल्कलॉइड्स इसमें होते हैं अलग अलग तरह के। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन 20 होते हैं, और थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से बहुत अमाउंट में बहुत डिफरेंस आता है। बहुत महंगे महंगे बिकते हैं ड्रग्स। देख लेते हैं इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं ओपियम पॉपी के। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, मेनली जो यूज़ होता है वो होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? एनाल्जेसिक यानी एज अ पेन किलर यूज़ होता है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक ब्रेन पे और एक गट में। गट में मतलब अंदर पेट में। तो एक तो ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और एक कहाँ होते हैं? गट में प्रेजेंट होते हैं। इसी की अगर हम मिथाइलेशन करते हैं, यानी इसी के अंदर अगर हम मिथाइल को ऐड कर देंगे, 2 मिनट, इसी के अंदर अगर हम मिथाइल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कोडीन बन जाएगा। कोडीन का काम क्या होता है? सबसे पहले नॉन एडिक्टिव होता है, कफ सिरप्स वगैरह में भी यूज़ होता है। क्या है? मिथाइल मॉर्फिन है ये। सबसे पहली बात, यूज्ड इन कफ सिरप, कफ सिरप में यूज़ होता है। एडिक्टिव नहीं होता है, इसकी लत नहीं लगती है। फिर आ जाता है हेरोइन। हेरोइन कैसे बनता है? हेरोइन बनता है मॉर्फिन की डी एसिटाइलेशन करके। डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करके हमें हेरोइन मिलता है। हेरोइन का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं स्मैक, बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन। ब्राउन शुगर भी बोलते हैं हम इसे। कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग
एंड इंजेक्शन, यानी या तो इसे सूंघ कर स्नॉट करके लेते हैं या फिर इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। अपीयरेंस किसका कैसा होता है? वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, बिटर कड़वा होता है और ओडरलेस होता है, यानी कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं है और बहुत ही कड़वा होता है। और आप मानोगे नहीं, बहुत महंगी महंगी ड्रग्स बिकती हैं, हेरोइन हो गया, स्मैक हो गया, बहुत महंगी बिकती हैं। फिर आ जाते हैं हम स्टिमुलेंट्स में। तो स्टिमुलेंट्स में क्या है? कोकेन, टबैको और एम्फिटामीन्स, ये 3 टाइप है बेसिकली। तो सबसे पहले आएगा कोकेन बोल लो, क्रैक बोल लो या कोक बोल लो। तो इसे कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? कोका प्लांट्स, दैट इज अरिथ्रोक्सिलम कोका नाम है, वहाँ से हम आइसोलेट करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटिव टू साउथ अमेरिका कौन है? कोकेन। नेटिव टू साउथ अमेरिका कौन है? कोकेन। और सूंघ कर लेते हैं अगेन इसे। यूफोरियंट सुखद एहसास होता है और एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपने इसे ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो हेल्यूसिनेशन वाला ग्रुप नहीं है ये, अभी तक मूड ऑल्टरिंग वाला ही चल रहा है। लेकिन इसे अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में लिया तो हेल्यूसिनेशन भी कॉज कर सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर स्टिमुलेट क्या करता है? CNS बाय इंटरफेरेंस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। डोपामीन बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्मोन होता है, तो देखो ये डोपामीन को रिलीज़ करता है, इसी की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये रहा कोकेन। इनहिबिट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है, उसकी वजह से क्या होता है? ये जो डोपामीन है ये अंदर नहीं आ पाता। क्या होता है? अंदर नहीं आ पाता ये डोपामीन, तो यहाँ पर डोपामीन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू कोकेन इंक्रीज डोपामीन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब इस बीच में डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से? कोकेन की वजह से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को इनहिबिट करता है तो ये अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, हाँ बस इतना सा काम होता है इसका। फिर आ जाते हैं टबैको के ऊपर। तो टबैको में क्या है? निकोटीन अल्कोलाइड प्रेजेंट है, मतलब ये भी नशीला पदार्थ है। और कैसे लेते हैं हम इसे? स्मोक करके, च्यू करके, स्नफ करके, ऐसे ले सकते हैं। टबैको तो आपको सबको पता होगा, तंबाकू बोलते हैं। स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। मतलब ये क्या रिलीज़ करेगा? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जिससे हमें क्या लगेगा कि एनर्जी बढ़ गई है एक तरह से, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जब भी बढ़ता है एनर्जी हमें ज़्यादा लगने लगती है। फिर एसोसिएटेड किससे होता है ये? माउथ कैंसर से। किससे एसोसिएटेड होता है? माउथ कैंसर से। जो चीज़ आप मुंह से ले रहे हो वो चीज़ अफेक्ट हो रही है जहाँ से ले रहे हो, माउथ कैंसर होता है। स्मोकिंग से क्या होता है? लंग कैंसर होता है। और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है, बहुत खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जब बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड से परमानेंटली बाइंड कर देती है, तो इसीलिए स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। फिर हम आ जाते हैं एम्फेटामीन्स। ये जो मूड ऑल्टरिंग वाला है इसका लास्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो ऑल्सो एम्फेटामीन्स और ऑल्सो कॉल्ड सुपरमैन ड्रग, एंटी हंगर या एंटी स्लीप ड्रग। मतलब इतनी शक्ति ये देता है कि सुपरमैन ड्रग बोला गया है। देखो आप इसे, एंटी हंगर, ना भूख लगेगी ना नींद आएगी और एकदम सुपरमैन जैसे सारे काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। फिर सिंथेटिक ड्रग होती है, लेकिन स्टिमुलेट क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, इतनी पावर आ जाती है, आप सोचो कितनी पावर होगी इसमें। फिर साइकेडेलिक पे आ जाते हैं। तो साइकेडेलिक में कैनाबिनॉइड्स आते हैं। हेल्यूसिनोजेनिक, ये पूरा ही ग्रुप हेल्यूसिनोजेनिक है। तो इसमें रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से आइसोलेट होते हैं? कैनबिस सटाइवा से होता है। इनके जो डायग्राम्स है ना वो एनसीईआरटी में है, वो हम एनसीईआरटी रीड करते टाइम देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या है? मरीजुआना, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है। फिर भांग, भांग सुना होगा आपने, फ्रेश लीव्स होते हैं भांग के। गांजा, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। चरस, रेजिनस चरस रेजिनस एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर हशीश बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? हशीश।
फिर हम आ जाते हैं लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलिन इथाइलमाइड। ये क्या है? सिंथेटिक होता है, हेल्यूसिनोजेनिक होता है। आइसोलेट कहाँ से होता है? एर्गट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस से ये आइसोलेट होता है। और क्या नाम क्या दिया है? क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा से आइसोलेट होता है या ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल आ जाता है दतूरा, एट्रोपा बेलेडोमा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़े थे। हाँ, तो वो किस में आते हैं? LSD के अंदर आते हैं, सिंथेटिक आते हैं। ठीक है। फिर एडोलसेंस और ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, इसका तो आसान सा है बहुत। एडोलसेंस कब आती है? 12 से 18 साल की उम्र में आती है, जहाँ एडोलसेंस इज़ अ ब्रिज लिंकिंग बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है, परिपक्वता भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में। तो क्या होता है इसके अंदर बेसिकली एक लिंक होता है, जहाँ बच्चा भी नहीं रहता है और पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं होता है। इट्स अ वल्नरेबल स्टेज, जहाँ बच्चे को लगने लगता है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो स्टेज चल रही होती है एक तरह से। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. बहुत सारे biological और behavioral changes होते हैं। Adolescence thus is a very vulnerable phase, बहुत vulnerable phase होता है mental, psychological growth के लिए और development के लिए। उसके बाद addiction और dependence देख लेते हैं। तो addiction जो है वो adolescence वाली एज में काफ़ी common होती है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करने में बहुत बिलीव करता है कि यार ये बंदा ये चीज़ ले रहा है, ऐसा क्या खास होगा इसमें। ठीक है। तो उसे क्या चाहिए होता है? यूफोरिया, यानी सुखद एहसास मिलता है इन सब चीज़ों से, और टेम्पररी वेल बीइंग मिलता है, एकदम इंस्टेंट प्लेजर मिलता है इन सब चीज़ों को लेने से। तो इसीलिए लोगों को इनकी एडिक्शन लग जाती है। एडिक्शन कैसे लगती है? आप डोज को यूज़ करोगे, यूज़ करते जाओगे, धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा आपका उस डोज के लिए। मतलब पहले आप मान लो थोड़े से लेते थे, फिर वो बोले, आपकी बॉडी बोलेगी कि नहीं, उतने में भी रिस्पॉन्स नहीं देगी, फिर आपको और चाहिए होगा, और चाहिए होगा। और फिर एडिक्शन कब पता चलेगा कि आपको एडिक्शन लग गई है? जैसे ही आप विड्रॉल सिंड्रोम शुरू करोगे, मतलब जैसे ही आप सोचोगे कि आप छोड़ के देखते हैं, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। जैसे शेकिंग शुरू हो जाएगी, शेकीनेस शुरू हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, एनजाइटी एकदम तलब हो जाएगी कि यार नहीं, अगर मैंने ये चीज़ नहीं ली तो मैं तो मर ही जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा एकदम से। स्वेटिंग हो जाएगी, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज़ इज़ रिज्यूम्ड अगेन। और जब आपने एक बार वो चीज़ ले ली तो फिर आप फिर से ठीक हो जाओगे। तो इसे बोलते हैं एडिक्शन होना किसी चीज़ का। ठीक है। और सम केसेस में विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं, मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो सकती है कि अगर वो छोड़े तो इवन दे कैन फेस डेथ, इतना ज़्यादा उनको एडिक्शन हो सकता है। ठीक है। तो अब इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, अब वो अफेक्ट क्या करते हैं बॉडी पे? ऑब्वियसली ड्रग आपको कोई अगर फ़ायदा दे रही है, थोड़ा सा इंस्टेंट प्लेजर दे रही है, तो लंबे समय के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी देती है। कैसे देती है? देखो, एग्जामिन डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ। आप कोमा में जा सकते हो, डेथ हो सकती है आपकी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। हार्ट फेलियर, दिल में कुछ ऐसा हो सकता है आपका। और सेरेब्रल हेमरेज, यानी दिमाग में भी। ठीक है। A combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death. आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप आसपास भी देखो कहीं, कि अल्कोहल के साथ कभी भी ड्रग नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना एसिडिक हो जाता है अल्कोहल भी, फिर आप साथ में ड्रग ले रहे हो, इतना एसिडिक हो जाता है कि स्टमक में परफोरेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो सकती है उसी टाइम, एकदम उसी टाइम। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। क्रॉनिक मतलब भयंकर यूज़ अगर कोई करता है ड्रग्स और अल्कोहल का, तो उससे नर्वस सिस्टम और लिवर को बहुत भयंकर डैमेज पहुंचता है। नर्वस सिस्टम और लिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और वही डैमेज हो जाएगा तो बॉडी में खलबली मच जाती है। ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे कैसे क्या क्या डैमेज होता है? सबसे पहले फैटी लिवर होना शुरू होता है, धीरे धीरे लिवर फाइब्रोसिस होता है, धीरे धीरे लिवर कायरोसिस अल्टीमेट स्टेज आ जाती है एकदम।
द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल इंक्लूड्स, अब कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेरॉइड्स लेती हैं, क्यों? बॉडी वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैस्कुलिनाइजेशन बढ़ जाती है, अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मतलब मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगते हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली नहीं होती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वही सारे मेन वाले फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। और मेल्स में देखो क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्ने, फुंसियाँ होनी शुरू हो जाती है, अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है कई बार बच्चा, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स का साइज़ कम हो जाता है, मतलब ये एक तरह से आपके वो सेक्स हार्मोन्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा। अगेन पोटेंशियल फॉर किडनी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मतलब थोड़े थोड़े विमेन लाइक फीचर्स भी आ रहे हैं इनमें। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी बोन्स हैं वो जल्दी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो सकती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से या फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, इनसे शेयर कर सकते हो, उनसे प्रॉब्लम का सल्यूशन पूछ सकते हो। ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होती है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर मत लो, और पेरेंट्स को भी यही सलाह है कि ज़्यादा प्रेशर मत दो अपने बच्चों को, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, अब बच्चों को ये बताना कि हाँ ये चीज़ बुरी है, इससे ये नुकसान हो सकते हैं, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, मतलब पेरेंट्स से या आसपास के लोगों से जो बहुत भरोसेमंद हो, उससे मदद मांगो, उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, फिर अगर आप अपने आसपास भी कोई ऐसे साइन देख रहे हो कि कोई बच्चा है जो स्कूल में, मतलब उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, रेगुलरली नहीं आ रहा है, बहुत डिप्रेस रह रहा है, आइसोलेटेड अकेला रह रहा है, तो वो भी डेंजर साइंस होते हैं, मतलब वो किसी ना किसी ड्रग अब्यूज़ में हो सकता है फंस गया हो, तो इसीलिए आपको उनके पेरेंट्स को या किसी टीचर को या उससे खुद जाके बात करनी चाहिए, उसे अवेयर करना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, एज अ फ्रेंड आपको करना चाहिए। और हाँ, बस इतना ही है, आज चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड या टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मुझे बता देना अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।